नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस डेमन कोचिंग विद मिंटू बाबू पर। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस सॉल्व पेपर, जो कि लास्ट टाइम यूपी टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी में हो चुका है। ये टीजीटी में हुआ था। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है ये, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन 46 पर 45, सी 47 और डी 48। तो सही ऑप्शन है इसका बी 45। देखिए, अगर डाउन सिंड्रोम तो उसमें 47 होती है, ठीक है, और क्लिनीफिल्टरोसोम में भी कितनी होती है इसमें, टर्नर सिंड्रोम में 45 और क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम उसमें भी एक बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, 2n+1 हो जाता है, 44 + XXY हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, करैक्टर फेमिनाइन हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 21वीं गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है और इसमें भी 47 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलागेहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंटेनिंग ए फ्लूइड कॉल्ड। तो इंडोलिम्फ कहेंगे, क्या कहेंगे, इंडोलिम्फ। कलागेन में भरा हुआ तरल इंडोलिम्फ कहलाता है। ये है हेलिकोट्रीमा से एक नली द्वारा जुड़ा होता है। इसके अलावा वेस्टिबुली की तरह के नज़दीक कला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फेनिस्टा ओवेली से जुड़ा होता है। वास्तव में अर्धपारदर्शक झिल्ली का बना कला गहन मेम्ब्रेनल लेबिरिंथ ही अंतःकरण होता है। इसमें शून्य तथा शरीर के नियंत्रण से संबंधित कुछ तंत्रिका अंग होते हैं। तो देखिए, जो कान होता है वो सुनता भी है और क्या करता है, शरीर का नियंत्रण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संकन स्टोमेटा आर फाउंड, यानी धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं किसमें। तो हाइड्रोफाइट यानी जलोदभिद में, मेसोफाइट समोसभिद में, जीरोफाइट मरुदभिद में, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धसे हुए रंध्र यानी पत्ती पे जो छेद है वो गड्ढे में कहाँ होंगे, वो होंगे जीरोफाइट में। ताकि जीरोफाइट मतलब मरुदभिद, जहाँ पे क्या है, ज्यादा पानी नहीं मिलता है, बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि धंसे हुए जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, छेद, वो पानी को ज्यादा हानि ना हो, पानी ज्यादा नष्ट ना हो उनकी पत्ती से, उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जहां हम देख सकते हैं, धंसे हुए रंध्र मरुदभिद जीरोफाइट में पाए जाते हैं। मरुदभिद पौधे का मुख्य लक्षण पट्टियां छोटी एवं स्केली, एपिडर्मिस मोटी क्यूटिकल से ढकी। धसे हुए रंध्र जो बालों हेयर्स के से ढके, गद्देदार तना एवं पत्तियों में पानी का संग्रह, यांत्रिक ऊतक अत्यधिक विकसित होता है। उदाहरण अकेशिया, अगेव, अपुंशिया, एफिड्रा, एस्परेगस इत्यादि। अगला है, यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। तो इसमें साइंथियम होता है, ठीक है, साइंथियम पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, वेलेनोग्लोसस का लार्वा है। तो ये लार्वा वेलेनोग्लोसस, तो इसका कौन सा लार्वा है, तो मुलर्स लार्वा, टेडपोल लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है टोर्नेरिया लार्वा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ब्लेनोग्लोसस का लार्वा एक प्रकार का टोर्नेरिया लार्वा है। इसकी खोज 1850 ईस्वी में जे मुलर द्वारा की गई थी। भ्रूणी विकास के समय भ्रूण के ऊपर समान रूप से झिल्लियां विकसित हो जाती हैं और अंडे की झिल्ली को तोड़कर बाहर आकर तैरने लगता है। इसे टोसेरिया कहते हैं। अगला है, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। तो ये क्या है, तो ये एक तरीके का, पहला ऑप्शन है फॉसिल जीवाश्म, बैक्टीरिया जीवाणु के, स्पोर बीजाणु के, वायरस विषाणु के। तो देखिए, ये एक्चुअली फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है।
तो कितनी होती है, एक्चुअली में 10 होती है। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमैट्स की संख्या 10 होती है। निषेचन के 33 घंटे बाद भ्रूण लगभग 4 मिलीमीटर लंबा और सीधा और वास्तविक भ्रूण का पतला घुमाव सिर के क्षेत्र में होता है। क्रेनियल प्लेक्सर कुछ घंटे में दिखाई देता है। इस अवस्था में 12 से 13 सोमैट्स का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, तो क्यों हानिकारक है, तो देखिए आपको दिखला रहा है ये पूरा क्वेश्चन। कैंसर उत्पन्न होता है। बी है कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी होती है। सी है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन ज्यादा लगाव होती है। अगला ओजोन का क्षय करती है। तो देखो रियलिटी जो है वो 6, तीसरा ऑप्शन है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइंड कर जाती है और बन जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि क्या है, ज्यादा नुकसानदायक है शरीर के लिए, इसलिए यह है। और कितनी ज्यादा नुकसानदायक है, 210 गुना ज्यादा तेज बाउंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य की तुलना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रकेंद्रीय और ना ही शुकेंद्रीय है, यानी न प्रोकैरियोटिक न यूकैरियोटिक। एक्चुअली में टीएमबी तंबाकू मोजेक वायरस जो है वो ना तो क्या है, प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। तंबाकू की खोज टीएमबी की अबैनो इसके द्वारा सन 1992 ईस्वी में की गई थी, जिसको क्रिस्टल के रूप में 1985 में स्टेनले ने प्राप्त किया। यह तंबाकू के पौधे का पत्तियों में मोजेक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, तो पहला ऑप्शन बाई नेफ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन बाई तंत्रिका गैंग्लियन, तीसरा बाई न्यूरल ग्लैंड, चौथा सोलेनोसाइट्स के द्वारा। तो सही ऑप्शन है इसका ए और सी, यानी नेफ्रोसाइट्स और न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पत्ती की क्रंच आंतरिक संरचना C4 पौधे में पाई जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन ही इसमें सही है, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में इंग्लिश में तो लिखा है कि क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट, लेकिन हिंदी में क्या है, C3 छोड़ दिया है। पत्ती की क्रंच आंतरिक संरचना पौधे में पाई जाती है, तो हिंदी में छोड़ भी दिया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। तो पत्ती की क्रंच संरचना कहाँ पाई जाती है, C4 प्लांट में। C3 प्लांट को केल्विन साइकिल भी उसमें चलती है, तो C4 में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के प्रमुख दंत होते हैं। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, तो इसमें आर्थोडोंटस प्रकार के कैसे होते हैं, आर्थोडोंटस। फ्यूनेरिया के प्रमुख दंत आर्थोडोंटस प्रकार के होती हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दंत 2 कतारों में हो, प्रत्येक में इनकी संख्या 16 + 16 32 होती है। ये दंत नमी को सोख कर खुलते हैं और स्पोर के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, गेस्टुलेशन के समय हैंसेंस नोड का निर्माण होता है। हैंसेंस नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन। तो देखिए कहाँ बनता है ये, उभयचरों में, एम्फियस में, बर्ड्स पक्षियों में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, यानी उभयचरों और सर्पिस में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो एक्चुअली जो गेस्टुलेशन बनता है ये बर्ड्स में, पक्षियों में बनता है। गेस्टुलेशन के समय हैंसेंस नोड का निर्माण पक्षियों में होता है। जो हैंसेंस नोड है वो पक्षियों में। गेस्टुलेशन के समय प्रिमिटिव स्टॉक बनता है, इसका अग्रभाग खोलकर प्रिमिटिव पिट बनाता है, इसे हैंसेंस नोड कहते हैं। इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री हैं, तो प्रोफेसर SR कश्यप, डॉक्टर J.C. बोस, प्रोफेसर बीर
वलसाहनी, केसी मेहता। तो देखिए इसमें ये फेमस पैलियोबॉटनिस्ट पूछ रहे हैं, यानी विश्व पुरावन वनस्पति शास्त्री। तो सही ऑप्शन है इसका प्रोफेसर बीरबल साहनी। जो एस.आर. कश्यप हैं ये ब्रियोलॉजिस्ट हैं। कौन है? एस.आर. कश्यप ब्रियोलॉजिस्ट। इन्होंने ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था। बीरबल साहनी विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री हैं। इन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के सन 1946 में स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 1949 में हुई है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तैंतीस घंटे के पक्षी, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग की जाती है बताइएगा। रोहू की गेम्बूसिया, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका गेम्बूसिया। तो मलेरिया होती है ये उसके लार्वा को खा जाती है, ये गेम्बूसिया वाली मछली। ठीक है, तो हम ध्यान रखिएगा मलेरिया जो होती है वो मादा एनोफिलिस से होती है और इसके लिए हम गेम्बूसिया मछली प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है, इसके लार्वा को खा जाती है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? तो पहला ऑप्शन एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, यानी जीवाणु के अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु का प्रोटीन युक्त भाग है, या फिर न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस, वायरस का नाभिकीय भाग है। तो एक्चुअली में प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड है, इसका सही ऑप्शन है बी, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक है, यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ। कौन सा वाला? अतिरिक्त वाला। तो अब आप नहीं गलत करेंगे, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज एज ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेढक के टिडपुर लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो देखिए मेढक जो होता है ये टिडपुर लार्वा में क्या उत्सर्जित करेगा? तो ये अमोनिया उत्सर्जित करेगा। क्या? अमोनिया। और जो छिपकली होती है वो यूरियोटेलिक होती है छिपकली, आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए मेढक के टिडपुर लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया, NH3। यूरिया जब उत्सर्जित होती है उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। और जब अमोनिया तो उसको कहेंगे अमोनोटेलिक। और जो उत्सर्जित करेगा यूरिक अम्ल उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक। अब देखिए, अब एक बार ये देख लीजिए कि कौन कैसे क्या करता है। तो यूरिया मछली वगैरह उत्सर्जित करेंगी, और मानव जो होता है वो क्या उत्सर्जित करता है? अमोनिया स्वच्छ पानी की मछली उत्सर्जित करेंगी। यूरिक अम्ल कीट उत्सर्जित करेंगे। पक्षी, बर्ड्स, ये क्या उत्सर्जित करेंगे? ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करेंगे। और सांप वगैरह और सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल्स क्या उत्सर्जित करेंगे? यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करेंगे। टिडपुर का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, किंतु एडल्ट फ्रॉग का यूरिया मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो श्वसन गुणांक है क्या? यानी कि RQ। तो श्वसन गुणांक वास्तव में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे भी गलत लिखा है, ठीक है। तो श्वसन गुणांक होता क्या है कि जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं हम? यानी निकाली गई CO2 और कंज्यूम ली गई ऑक्सीजन O2, इसके अनुपात को हम RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं।
यानी श्वसन गुणांक कहते हैं। तो देखिए अगर जो वन होगा ये किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का वन होता है। और एक ध्यान रखिएगा वन से कम, तो वन से कम में क्या है 0.7 वसा का होता है फैट, 7 किसका है वसा का है, और 0.9 प्रोटीन का है, और डायरेक्ट वन किसका है वो कार्बोहाइड्रेट का है CH। ऐसे आप याद रखेंगे। तो पूछ रहा है 1 से कम नहीं है, तो किसका कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितना है 1 ही है। ये क्वेश्चन आपको अगली कई बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लेमार्क का आधार क्या है, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था, प्राकृतिक चरण दिया था, या म्यूटेशन उत्परिवर्तन दिया, या वेरिएशन विभिन्नताएं दी, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर दिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये दिया था लेमार्क ने, लेमार्किज्म। नेचुरल सिलेक्शन ये दिया था डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ठीक है, होग्रो डी ब्रीज ने दिए हैं। लेमार्कवाद का आधार उपार्जित लक्षणों की वंशागति। 1809 में लेमार्क की किताब फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुई थी, जीवों के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के रूप में प्रसिद्ध हुई है। जीव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया। लेमार्कवाद के 4 मूल धारणाओं पर आधारित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है कितने लेयर होती है, 1 लेयर, सिंगल लेयर, डबल लेयर, द्विलेयरी, या फिर मल्टीपल लेयर यानी बहुपर्ती कंपाउंड स्ट्रक्चर यानी जुड़ा हुआ। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है डबल लेयर यानी द्विलेयर होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और राइबोसोम कितने लेयर होता है, राइबोसोम होता है विदाउट लेयर, ठीक है, कोई भी एक भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, कौन, राइबोसोम। तो आप ध्यान रखेंगे। देख लीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। तो ये त्रिधारा यानी ट्राइजेमाइनल, ये क्या होती है, संवेदी होती है। कौन सी, त्रिधारा ट्राइजेमाइनल। मनुष्य में त्रिधारा ट्राइजेमाइनल, कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। मिक्स क्रेनियल कपाली तंत्रिका 5, 7, 9, 10, कपाली तंत्रिका 1, 2, 8, मोटर कंपाइली तंत्रिका 3, 4, 6। लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन एक अच्छे सूचक हैं किसके हैं, वाटर पॉल्यूटेंट जल प्रदूषण के, एयर पॉल्यूटेंट वायु प्रदूषण के, नॉइस पॉल्यूटेंट ध्वनि प्रदूषण के, अलाब्दी अब उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एयर पॉल्यूटेंट। लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषक हैं एयर पॉल्यूटेंट के, और एयर में किसके, नाइट्रोजन के या सल्फर के। तो ये सही ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहाँ लाइकेन ग्रो ही नहीं करेंगे, वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टाइम हम आपका टेस्ट लेंगे तो आपको सही करना चाहिए। यदि आपको ये फर्स्ट टाइम आप लेक्चर देख रहे हैं, यदि कोई असुविधा हो रही है उसके लिए कह दें, क्योंकि आज मैं ये रात में 8:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज दिन में बहुत मैं थक गया था, ठीक है। तो नियर अबाउट आज 13-14 घंटे के बाद ही ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यदि कोई असुविधा होती है तो उसके लिए कह दें, नेक्स्ट टाइम आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लाइकेन वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता में इसकी मृत्यु हो जाती है। लाइकेन का एक प्रकार का मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की 2 जातियों के सहचार्य का परिणाम होते हैं। तो लाइकेन देखिए कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, किससे, कवक और शैवाल से। जो शैवाल होता है वो क्या करता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है सूर्य के प्रकाश के साथ, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो कवक होता है ये उसके साथ क्या है, जगह, वो इसको जगह देता है, ये इसको भोजन देता है।
तो लिखा है कवक घटक को माइक्रोबिएंट तथा शैवाल घटक को फाइकोवेंट कहते हैं। दोनों घटक इस प्रकार रहते हैं कि एक शुका यानी थैलस बना लेते हैं और एक ही जीव धारा की तरह व्यवहार करते हैं। इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। तो स्पंजेस जो होते हैं भोजन कौन सी कोशिकाएं इसमें संचय करती हैं वो हैं थीसोसाइट्स। पहला है पिनोसाइट्स, दूसरा है कोइनोसाइट्स और सी है ट्रोफोसाइट्स, डी है थीसोसाइट्स। तो थीसोसाइट्स करती हैं किसमें, ये करती हैं स्पंज में। देख लीजिएगा थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं। जो पिनिकोसाइट्स हैं ये शरीर को बढ़ाती हैं, कोइनोसाइट्स हैं ये आंतरिक एपिथेलियम बनाती हैं, ट्रोपोसाइट्स हैं ये पोषण देती हैं, थीसोसाइट्स हैं ये भोजन संचय करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा लेक्चर रहा करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ेमा। तो इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन ज़ेमा द्वारा होता है। तो पहला है रिक्शिया, दूसरा मार्केंशिया, तीसरा फ्यूनेरिया और आखिरी है पोगोनेटम। तो सही ऑप्शन है मार्केंशिया। देखिए जो मार्केंशिया है ये ब्रोफाइट्स है, इसमें काहे के द्वारा होता है, ज़ेमा के द्वारा। ज़ेमा द्वारा लैंगिक जनन मार्केंशिया में होता है। थैलस के डार्सल परत पर ज़ेमा कब बनता है, जिसके अंदर ज़ेमा होती है जो नए पौधे को जन्म देती है। ज़ेमा में अलैंगिक जनन बहुकोश की शारीरिक संरचना पाई जाती है। ये एक छोटी सी कैप्सूल से उत्पन्न होती है। ज़ेमा काफ कहते हैं। ये थैलस के डॉर्सल सरफेस से मिडरिव रीजन पर पाया जाता है। ज़ेमा कप लगभग 2 mm चौड़ा व 3 mm लंबा होता है। बी आकार के गुणसूत्र कैसे होते हैं। ठीक है, बी आकार के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेटासेंट्रिक होते हैं क्योंकि वो बीचों बीच में क्या है, बैंडअप करता है। तो सही ऑप्शन है पहला मेटासेंट्रिक। अब देख लीजिए बी आकार का गुणसूत्र मेटासेंट्रिक या आइसोब्रेकियल। यली ऐसा आकार का गुणसूत्र जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक या हेट्रोब्रेकियल। आई आकार का गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक होता है। निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दंत पाए जाते हैं। तो देखिए परिमुख जो दंत होते हैं वो लिवर बर्ड में होते हैं, हार्न बर्ड में, मोसेस में, उपरोक्त सभी में। तो सही ऑप्शन है मोसेस। मोसेस रिलेटेड टू ब्रियोफाइट्स। ओके, तो देखिए जो टोटल क्वेश्चन आपके आने हैं वो 125 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देते हैं तो कोई देखता नहीं, इसलिए मैं इस बार ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मोसेस में प्रमुख दंत पाए जाते हैं। ये स्पोर डिस्पर्सल में भाग लेते हैं। इसकी संख्या 32, 16, 32 होती है। ये कतार में होते हैं। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की रोशनी, ग्लूकोज, प्रोटीन, एटीपीज। तो इकोसिस्टम में सही ऑप्शन है सनलाइट यानी सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा से जो टोटल ऊर्जा आती है वो पेड़ पौधे वास्तव में भोजन के लिए यूज़ करते हैं 0.02%। और जो ऊर्जा लॉस होती है वो 90% लॉस होती है, मिलती है 10%। और अगले लेवल पर फिर 90% लॉस हो जाती है। 10% लॉस होने का नियम लिंडेमैन ने दिया था। अगला है और एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसको अपराइड कहते हैं। निम्न में से कौन एक जलीय पौधा है। तो रिक्शिया गेंजेटिक, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया वाइलर डेराई, रिक्शिया फ्लूटेंस। तो जलीय पौधा कौन सा है, रिक्शिया फ्लूटेंस। ब्रोफाइट की जलीय जातियाँ, तो इसमें आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु इनमें से एक सिरे पर गुच्छे में कशाम होते हैं। तो किसमें वो होते हैं, लेफोट्राइकस में। किसमें, लेफोट्राइकस में। तो ये जो वीडियो है ये 24 मिनट का बन चुका है।
तो बस आज से इतना ही रखेंगे हम, और नेक्स्ट टाइम हम और भी वीडियो लाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक जो क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आप उनका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि टोनोप्लास्ट किसकी कवरिंग होती है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, टोनोप्लास्ट किसकी कवरिंग होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताइए कि प्रोटीन का निर्माण कौन करा करता है। प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन निर्माण किसका कार्य है। तो बस 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगर आप 2 में से किसी एक का जवाब बता देते हैं तो अच्छी बात है, ये दोनों आते हैं तो और अच्छी बात है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग विद मिंटू बाबू। ऐसा ही और वीडियो मिलते रहेंगे सुबह शाम। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।